लो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक्चुअली हम कंटिन्यू कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में ही, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात हो रही है। और उससे पहले हम स्टार्ट करें, एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो। ओके बच्चों, यहाँ ना मैंने एक पिक्चर शो करी हुई, एक इमेज शो कर रखी है, जहां पर दो ऑब्जेक्ट है, एक हमारा ट्रक हो गया, दूसरा बाइसिकल हो गई। ट्रक और साइकिल दोनों की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, राइट? क्वेश्चन ये है, अगर दोनों की स्पीड सेम है और दोनों किसी वॉल से टकरा जाएं, तो ज्यादा इंपैक्ट किसका होगा? किसका होगा ज्यादा इंपैक्ट? ज्यादा इंपैक्ट होगा ट्रक का, दो दे आर मूविंग विद द सेम स्पीड। इसका मतलब सिर्फ स्पीड ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है, एक और क्वांटिटी होती है जो बताती है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल होता है। और इस क्वांटिटी को हम पता है क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको मोमेंटम। इसको हम कहते हैं मोमेंटम, और इसको हम लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। इसको हम लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो मोमेंटम, पता है, बच्चे याद कर लेते हैं डेफिनेशन इसका, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बिल्कुल सही है। ये एक, सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है। जे एक्चुअली पी इज एम वी इज करेक्ट, बट बेसिकली व्हाट दिस मोमेंटम इज, मोमेंटम का असली मतलब क्या है? मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को कंटिन्यू करने की कैपेसिटी या रोकने की डिफिकल्टी को मेजर करता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा, उसको रोकना, उसकी डायरेक्शन चेंज करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, राइट? तो ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंटम हो गया। तो हम बेसिकली मोमेंटम जब डिफाइन करते हैं, फॉर्मूला मैं लिखवाने वाली हूँ, लेकिन जब हम बार बार मोमेंटम बोलते हैं तो मोमेंटम का मतलब क्या है? इट इज बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर कितनी मोशन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मोमेंटम, राइट? सो व्हाट इज द डेफिनेशन? फिजिकल सिग्निफिकेंस इज क्लियर। अब इसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं हम। ओके तो यहां पर हम बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, और इट इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ किस किस का? मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, राइट? तो इसका फॉर्मूला हमने लिख लिया, सॉरी, इसकी डेफिनेशन हमने लिख दी, और इसी से हम अपना फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? जब मैंने बोला मोमेंटम, तो मोमेंटम मैंने बोला किस किस का प्रोडक्ट हो गया? दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट? तो वी डिनोट दिस मोमेंटम बाय पी। पी पे वेक्टर रखेंगे हम, because it is a vector quantity. We'll put vector on this, arrow on this, and this is m into v. मास स्केलर है बट वेलोसिटी हमारा वेक्टर है, तो यहां से हम बोलेंगे मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द वेलोसिटी भी इज अ वेक्टर। और डायरेक्शन क्या हो गई? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, सीधी बात है, राइट? तो यहां से हम, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। और अगर हम इसके लिए, इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो P इक्वल टू एम वी, वी नॉट गोइंग टू पुट वेक्टर ऑन इट। और यहाँ से अगर इसकी एस आई यूनिट देखें तो एस आई यूनिट क्या होगी? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम? एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। ओके सो दिस इज द एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम। और सी जी एस यूनिट की बात करें तो व्हाट इज द सी जी एस यूनिट? सी जी एस यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, केजी की जगह पर क्या आ जाएगा हमारा? ग्राम आ जाएगा। मीटर की जगह पर क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। और सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, ठीक है? तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी कुछ वेरिएशन की बात करते हैं कि वेरिएशन ऑफ मोमेंटम व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल और डिफरेंट मासेस हैव डिफरेंट और इक्वल मोमेंटा। कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है? तो हम इसमें लिख सकते हैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर आ रहा है आपका, वेरिएशन ऑफ मोमेंटम, वेरिएशन ऑफ मोमेंटम when two bodies
when two bodies of equal, इक्वल हो सकता है या उसका डिफरेंट भी हो सकता है, सारे केसेस को लेके चलेंगे, इक्वल और डिफरेंट मासेस हैव डिफरेंट और इक्वल मोमेंटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये तो हमारी हेडिंग हो गई, राइट। अब हम बात कर रहे हैं, हमारा पहला जो पार्ट आ रहा है इसमें, हम पहला देखते हैं हम क्या करने वाले हैं, वेरिएशन किसका, मोमेंटम का। जब दो बॉडीज इक्वल मास हो सकते हैं, डिफरेंट मास हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकता है या इक्वल मोमेंटा हो सकता है, ये डिफरेंट केसेस है हमारे पास। तो हम पहले केस की बात करते हैं, हमारे पास आ रहा है केस वन। जब मैं केस फर्स्ट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने लिया, दो बॉडीज ले ली, राइट। सो वी कंसिडर टू बॉडीज, राइट, एंड ईच ऑफ मास m, दोनों का मास क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। ठीक है, तो वी जस्ट कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स, दे हैव इक्वल मास but moving with velocities, but moving with velocities v1 and v2, v1 and v2। ठीक है, और मान के चलते हैं कि v1 की स्पीड v2 से ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने मोमेंटम की बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ग्राफ बनाने जा रहे हैं, वेरिएशन बात करते हैं, किस किस के बारे में हम बात कर सकते हैं, मोमेंटम वेलोसिटी के साथ, मोमेंटम मास के साथ, वेलोसिटी मास के साथ, लेकिन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को कांस्टेंट रख के। तो हमने केस लिया जहाँ पर मास इक्वल है बट बॉडीज हैव डिफरेंट वेलोसिटी, दे आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो हमें मालूम है यहाँ से P1 कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं P1 की बात करती हूँ तो P1 इज इक्वल्स टू मास इज सेम mv1, और P2 कितना हो गया हमारे पास, मास इज सेम v2। तो इफ यू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ P1 बाय P2 कितना हो गया भाई हमारा रेशियो, हाँ बच्चों, mv1 बाय mv2, और वी कैन राइट दिस एज v1 बाय v2, राइट। तो जब हमने यहाँ पर v1 बाय v2 करा, यहाँ से मुझे सीधी बात पता है, ये सब चीज़ें ना मालूम होनी चाहिए, कितनी बार एमसीक्यूज में आ जाता है। तो हमें मालूम है क्या वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पर, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, फर्स्ट वाले बॉडी की। हमें मालूम है v1 इज मोर देन v2, अगर v1 v2 से ज़्यादा होगा तो p1 p2 से ज़्यादा होगा। सो व्हाट वी हैव कंक्लूडेड फ्रॉम दिस, यहाँ से हमने क्या कंक्लूड करा, द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडीज हैव इक्वल मासेस आर प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटीज। इक्वल मास होने से p प्रोपोर्शनल टू v हो गया, ये बोल सकते हैं ना, p प्रोपोर्शनल टू v हो गया। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ, इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, यहाँ पर अगर हम ग्राफ बनाते हैं, है ना, ये हमने ग्राफ बनाया, किस किस के बीच में बना रहे हैं हम, p के बीच में और v के बीच में, लेकिन क्या कांस्टेंट है हमारा, मास कांस्टेंट है, मास सेम है। तो दो चीजें आपस में कैसे वेरी कर रही हैं, दे आर वेरिंग लीनियरली विद ईच अदर। सो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ वी हैव अ लीनियर वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि m इज कांस्टेंट, सो वी कैन राइट m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब बात करते हैं हम केस टू की। केस टू में हम क्या कर रहे हैं, विल कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कंसिडर अ हेवियर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m1 एंड लाइटर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m2। ठीक है, तो मास डिफरेंट हो गए, इसका मतलब m1 का मास m2 से ज्यादा है, बट दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, बट दे आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सेम है ना, हम बात कर रहे हैं मास तो डिफरेंट है लेकिन वेलोसिटी क्या है, सेम है, और वेलोसिटी ले लेते हैं v। तो पहले बॉडी का मोमेंटम कितना हुआ, m1v, दूसरे बॉडी का मोमेंटम कितना हुआ, m2v। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे p1 बाई p2, सो व्हाट विल द आंसर वी आर गेटिंग, m1 बाय m2। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि m1 अगर m2 से ज़्यादा है तो p1 p2 से ज़्यादा होगा। तो दो बॉडीज हैं, मास तो अलग है, वेलोसिटी सेम है, लेकिन उनका मोमेंटम भी डिफरेंट होगा।
राइट, और जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, यही बोल सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो P प्रोपोर्शनल टू M हो गया। एंड इफ यू प्लॉट अ ग्राफ, अगर हम ग्राफ बनाते हैं किस किस के बीच में, P और M के बीच में, मोमेंटम और मास के बीच में, लेकिन क्या कांस्टेंट ले रहे हैं हम, वेलोसिटी। तो ये इस तरीके का ग्राफ हमको मिलेगा, ये ग्राफ होगा हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम केस थर्ड पे। केस थर्ड पे आते हैं हम। सो लेट अस कंसिडर अ केस थर्ड। और केस थर्ड क्या है हमारे पास, दो ऑब्जेक्ट जो है उनका मोमेंटम इक्वल है। सो विल कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स, कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स having equal linear momenta, लीनियर मोमेंटम। तो अगर हम ये मोमेंटम की बात कर रहे हैं, सेम है, इसका मतलब P1 इक्वल्स टू P2 हो गया, M1 V1 इज M2 V2। अगर मैं रेशियो निकालती हूँ, ठीक है, अगर मैं सपोज V2 बाई V1 निकाल रही हूँ, तो V2 बाई V1 हमारा किसके बराबर आएगा, इट विल बी M1 बाय M2। तो ये तो रिलेशन हमारा इनवर्स आ रहा है ना, डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है, यहाँ से देखोगे इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब अगर हम मान के चलते हैं मास हमारा सेम नहीं है, ये ध्यान रखना। सपोज एक मास हमारा M1 है जो ट्रक के लिए हो गया, उसका मास बाइसिकल से ज़्यादा है, राइट। तो V1 विल बी लेस देन V2। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी, ट्रक की वेलोसिटी साइकिल की वेलोसिटी से कम हो गई। ओके कब, जब मोमेंटा इक्वल है, मोमेंटम इक्वल है। सो द वेलोसिटीज ऑफ बॉडी हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटा, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस। अब इसमें अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ कैसे होगा, इनवर्स का ग्राफ क्या होता है मालूम है ना बच्चों, इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है हमारा, क्या बोलते हैं उस शेप को, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सही। तो ये हमने बनाया V, ये हमने बनाया M, एंड दिस इज द नेचर ऑफ द ग्राफ। और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है हमारा, P हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब दो वैल्यूज आपस में इन्वर्स में वेरी करते हैं तो ग्राफ हमारा कैसा होता है, ग्राफ हमारा होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो यहाँ पर हमने क्या कंक्लूड किया, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैव लीनियर इक्वल लीनियर मोमेंटम, द लाइटर ऑब्जेक्ट विल मूव फास्टर देन द हैवियर वन। तो बच्चों यहाँ पर हमने मोमेंटम के बारे में बात की, और मोमेंटम हमें ये बताता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना या उसकी मोशन चेंज करना कितना मुश्किल होता है। अगर मोमेंटम मोशन की क्वांटिटी है तो बच्चों फोर्स क्या है, फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है। और इसी रिलेशन को ना न्यूटन ने अपने सेकेंड लॉ में एक्सप्लेन किया। तो चलो मूव करते हैं हम न्यूटन के सेकेंड लॉ के ऊपर। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ एक्चुअली है क्या। तो लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट फर्स्ट, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, जब हम सेकेंड लॉ की बात कर रहे हैं तो ओके। तो स्टेटमेंट क्या बताता है कि इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ओके, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the force applied, to the force applied, directly proportional to the force applied। स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। and is always and is always takes place in the direction of applied force, takes place in the direction of applied force। अब इसमें क्या लिखा है हमने, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख लो। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम को हम पी से बोलते हैं, रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम बात कर रहे हैं डीपी बाय dt की, राइट। सो डीपी बाय dt अगर हम बोलते हैं तो हमारा डीपी बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स हमने ये लगाया, ऐसे प्रोपोर्शनल कर दिया। लेकिन बेटा हमें ये मालूम है कि दोनों वेक्टर है, हमने p पर वेक्टर रखा और फोर्स पर वेक्टर रखा।
तो जब इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो पहला पार्ट तो हमारा क्या बोलता है सेकेंड लॉ का, कि फोर्स जो है किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, एंड इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब जो मोमेंटम हमारा टाइम के साथ चेंज हो रहा है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, और वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स को हम अप्लाई करेंगे। तो हम इसको, अगर मैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से हटाती हूँ तो हमें मिलेगा के, एंड विल राइट dp बाय dt, ठीक है, dp बाय dt, यही हुआ हमारे पास। अब यहाँ से ना एक्चुअली हम जो मास की यूनिट है ना, p हमारा मास होता है ना इनटू वेलोसिटी, उसको पहले लिख लो। F इक्वल टू हमने लिखा k, यहाँ पर आया हमारा d बाई डी टी ऑफ एम वी, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, उसको मास को हम बाहर ले सकते हैं, हमारा dv बाई डी टी मिलेगा। तो dv बाई डी टी है जब हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा k, मास को मैंने लिखा बाहर, dv बाई डी टी, एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट गिव्स यू एक्सीलरेशन, बिल्कुल सही। तो यहां से हम लिख सकते हैं दिस इज के एम ए, बिकॉज dv बाई डी टी हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है बच्चों। अब ना जो यूनिट्स में हमने क्या किया, मास को, एक्सीलरेशन को, फोर्स को हम ऐसे यूनिट्स में चूज करते हैं कि जो हमारा वैल्यू के की है ना वो 1 हो जाता है, right? So the units of mass we are choosing m, a and f such that the proportionality constant k will become 1. तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं f को, अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ जाती है, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो यहाँ ना हम मास को सपोज 1 लेके चल रहे हैं, एक्सीलरेशन को 1 लेके चल रहे हैं, f को 1 लेकर चल रहे हैं उस केस में, तो हमारा k भी 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने F इक्वल टू एम ए लिखा, दिस इज द न्यूटन सेकेंड लॉ। बेसिकली इसको हम dp बाई डी टी के टर्म्स में भी लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या डिफाइन किया, हमने फोर्स को डिफाइन किया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। एंड दिस एक्चुअली दिस इक्वेशन यूज टू मेजर फोर्स। और अगर यहाँ से हम फोर्स की यूनिट की बात करते हैं तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, ये एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, यस यस यस, न्यूटन। एंड व्हाट इज द सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट होता है इसका डाइन, ठीक है। और रिलेशन पढ़ा है ना हमने, जब हमने डायमेंशंस किया था तो वहां पढ़ा था 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 पावर 5 डाइन, ये रिलेशन हो गया हमारा, ठीक है। तो 1 न्यूटन इज 10 पावर 5 डाइन। अब इसी में ग्रेविटेशनल यूनिट्स की बात करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम यूज करते हैं। तो व्हाट आर द ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो पहला हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, ठीक है। एसआई यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है। जब मैं एसआई यूनिट में बात कर रही हूँ तो द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी, किलोग्राम वेट, और इसको हम केजी एफ भी बोल सकते हैं, केजी, लेकिन दोनों में गैप है, एक साथ नहीं लिखना हमको, ओके। एंड बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस kg weight और kg force, it is defined as that much force, यहाँ से अगर हम आते हैं इस फॉर्मूले से ही, राइट। सो इट इज डिफाइंड एज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। अगर हम एक्सेलरेशन को ले लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसमें मास कितना है बॉडी का हमारा, 1 kg, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की यूनिट निकालती हूँ ना, तो फोर्स हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ से 1 kg वेट हमारा आ गया, कितना मास हो गया हमारे पास, 1 kg, एक्सेलरेशन हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1 kg फोर्स, और दिस इज 9.8 न्यूटन। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, कितनी जगह ना न्यूमेरिकल में ये वैल्यू दे रखी होती है और वहां कन्वर्ट करना मत भूलना, ठीक है। तो ये तो हमारी एसआई यूनिट हो गई, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि मैं ये जी के टर्म्स में बात कर रही हूँ, बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेकेंड जो हमारे पास है सीजीएस यूनिट।
जब मैं सीजीएस यूनिट की बात कर रही हूँ तो ये भी ग्रेविटेशनल यूनिट ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है बट यहाँ पर हम ग्राम वेट के टर्म्स में बात करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आएगा ग्राम वेट, और इसको हम ग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये डेफिनेशन में जैसे हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया था, मास को 1 केजी लिया था, यहाँ हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा एक्सेलरेशन 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और मास हमारा 1 ग्राम हो जाएगा। तो जब मैं 1 ग्राम वेट की बात करूंगी तो 1 ग्राम वेट हमारा होता है कितना, 1 केजी, सॉरी 1, दिस विल बी ग्राम ना, we'll write 1 gram, और ये फोर्स, एंड दिस विल बी रिटन एज 980 न्यूटन। तो एसआई में होती है, इसमें क्या होती है बच्चों, डाइन, करेक्ट। सो 980 डाइन, 1 ग्राम वेट इज 980 डाइन। ये सारी चीज़ें ना न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, तो वहाँ ध्यान रखना है हमको।